आइए देखते हैं स्थल मंडल के बारे में। पहली बात कि पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित हैं स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल और 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल एवं जल क्षेत्रफल का अनुपात 3:7 का है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61%, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्र में जो है जल का फैलाव है। पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट का है, जो कि 8850 मीटर है। और सबसे अधिक गहराई मेरियाना गर्त यानी कि मेरियाना ट्रेंच का है, जो कि 11,022 मीटर का है। इसी प्रकार से पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई और अधिकतम गहराई के बीच में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्थलमंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी है और ये 40 किलोमीटर तक मोटी है। इसी प्रकार महासागरीय क्षेत्रों में ये अपेक्षाकृत थोड़ी पतली है, 12 से 20 किलोमीटर तक जो है ये मोटी है, यानी कि स्थल मंडल की तुलना में जो है आपका पतला हो जाएगा। अब आइए इसके बाद हम लोग बात करते हैं चट्टानों के बारे में। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं, जो कि पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की जो है मूलभूत इकाई है। उत्पत्ति के आधार पर ये चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, जिसमें से पहला है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टानों की बात करें तो ये मैग्मा या फिर लावा के जमने से बनती है और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो इत्यादि। आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से ये बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकेल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाटाइट या फिर जो है मैग्नीज और सोना प्लेटिनम जैसे जो है पदार्थ पाए जाते हैं। अब इसके बाद और एक डेटा जो हमने आपको बताया था मेरियाना ट्रेंच और जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में, उसका ऊंचाई और गहराई का, तो वो बात जो है क्लास 6 की किताब से लिया गया है, एनसीईआरटी के बुक से। अब इसके बाद अगला पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है और इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। पिग्माटाइट कोडर्मा में पाया जाने वाला अभ्रक इन्हीं सेलों में मिलता है। यानी कि पेग्माटाइट कोडर्मा झारखंड में देखने को मिल जाता है और वहाँ पेग्माटाइट से ही जो है अभ्रक निकलता है। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं आग्नेय चट्टानी पिंडों के बारे में। तो मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बन जाते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों से बनते हैं। तो आइए कुछ आग्नेय चट्टानी पिंडों के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है बैथोलिथ। बैथोलिथ का बात करें तो ये सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बनता है। ये एक पतालीय पिंड है। ये एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। इसका ऊपरी तल विषम होता है। ये मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक फैला हुआ है। कनाडा का जो कोस्ट रेंज बैथुलिथ है वो इदाहो से भी बड़ा है। तो ये एक प्रकार का हो जाएगा आग्नेय चट्टानी पिंड। जबकि दूसरा है स्टॉक। स्टॉक का बात करें तो छोटे आकार के बैथुलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग जो होता है वो आपका गोलाकार गुंबदनुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम होता है। ये दूसरे प्रकार का आग्नेय चट्टानी पिंड हो गया। तीसरा हम बात करते हैं लैकोलिथ का। तो याद रखिएगा कि जब मैग्मा ऊपर की सतह की को जो है जोर से ऊपर को उठता है और गुंबद रूप में जम जाता है, तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। एक बार फिर से अगर मैं बताऊं तो जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर उठाता है या उठता है और गुंबद के रूप में जम जाता है, तो इसे ही हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण ये गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई देता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। याद रखिएगा कि लैकोलिथ बहिर्वेधी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी प्रतिरूप है। तो ये तीसरे प्रकार का जो है आग्नेय चट्टानी पिंड हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अगला टाइप, तो वो है आपका लैपोलिथ। जब मैग्मा जमकर तस्तरीनुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे
लेपोलिथ कहते हैं। लेपोलिथ दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलते हैं। इसकी इसी तरह से फैकोलिथ होता है, जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहते हैं। सील का बात करें तो जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं, और इसकी मोटाई जो है 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक की होती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड में सील पाए जाते हैं, और 1 मीटर से कम मोटाई वाले जो सील होते हैं उनको हम लोग सीट कहते हैं। इसी प्रकार से डाइक होता है, जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जम जाता है तो फिर उसको हम डाइक कहते हैं। झारखंड के सिंहभूम जिले में जो है अनेक डाइक देखने को हमें मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अवसादी चट्टानों के बारे में। तो अवसादी चट्टानों की बात करें तो प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में दबाव या फिर रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य किसी दूसरे कारण के द्वारा भी परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें ही हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं, और इसके एग्जाम्पल हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान एवं सेल खड़ी। अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो परतदार होती है। इनमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म पाया जाता है। इन चट्टानों में जो है लौह अयस्क, फॉस्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टान पाई जाती है। अब इसके बाद हम लोग अवसादी चट्टानों के बारे में तो आगे जानेंगे ही, लेकिन उसके पहले आइए हम लोग बात कर लेते हैं एक चट्टान दूसरे चट्टानों में जब बदलती है तो उसके कुछ उदाहरण जो है हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान का रूपांतरण का। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर के कयांत्रित चट्टान नीस बन जाता है। इसी प्रकार से आग्नेय चट्टान साइनाइट रूपांतरित होकर के कयांत्रित चट्टान साइनाइट नीस बन जाता है। ग्रेबो आग्नेय चट्टान जो है रूपांतरित होकर के सरपेंटाइन कायांतरित चट्टान बन जाता है। इसी प्रकार से बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रूपांतरित होकर सिस्ट कायांतरित चट्टान बन जाता है, और बिटुमिनस कोयला नाम का जो आग्नेय चट्टान है ये आपका रूपांतरित होकर के कायांतरित चट्टान ग्रेफाइट बना देता है। इसी प्रकार से अब हम लोग बात कर लेते हैं अवसादी चट्टानों के रूपांतरण का। तो याद रखिएगा कि अवसादी चट्टान सरपिंड रूपांतरित होकर के सरपिंड शिष्ट कयांतरित चट्टान बना लेता है, और बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान जो है रूपांतरित होकर के क्वार्टजाइट नाम का कायांतरित या रूपांतरित चट्टान बना लेता है। सेल जो होता है ये अवसादी चट्टान है जो कि रूपांतरित होकर के स्लेट नाम के जो है कायांतरित चट्टान को बनाता है, और अवसादी चट्टान चूना पत्थर रूपांतरित होकर के संगमरमर कायांतरित चट्टान के रूप में बदल जाता है, और लिग्नाइट कोयला नाम का जो रूपांतरित सॉरी अवसादी चट्टान होता है वो रूपांतरित होकर के एंथ्रासाइट कोयला कायांतरित चट्टान बना देता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो अगला पॉइंट हो जाएगा कि खनिज तेल अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अप्रवेश्य चट्टानों को की जो है दो परतों के बीच यदि अप सॉरी प्रवेश्य शैल की परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति पैदा हो जाती है। दामोदर महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। आगरा का किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टानों का बना हुआ है, जो कि लाल कलर के हैं। अब हम बात करते हैं कायांतरित चट्टानों के बारे में। तो याद रखिएगा कि ताप, दाब और रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, जैसा कि मैंने अभी अभी दो टेबल में बताया था। अब यहाँ पे कायांतरित चट्टान का भी जो है रूपांतरण दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। तो कायांतरित चट्टान स्लेट ही आगे रूपांतरित होकर के फाइलाइट बना लेता है, और फाइलाइट जो है वो आपका सिस्ट बना लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे चट्टानों के बाद ज्वालामुखी के बारे में। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वो प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप और अन्य गैसें बाहर निकलती है। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहा जाता है। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर के छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, इसे सिंडर कहते हैं।
उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है और पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है। इनमें प्रमुख है इटली का एटना तथा एस्ट्राम्बोली। मैक्सिको यानी कि उत्तरी अमेरिका में जो है स्थित कोलिमा ज्वालामुखी, ये भी जो है बहुत ही सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें 40 बार से अधिक बार जो है उद्गार हो चुका है। एस्ट्राम्बोली का बात करें तो याद रखिएगा कि एस्ट्राम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती है जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका किलायू हवाई द्वीप यूएसए पर है। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रकार का ज्वालामुखी। ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि डोरमेंट वोल्केनो। इसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। इसके उदाहरण हो जाएंगे विसुवियस यानी कि भूमध्य सागर के अंदर में जो विसुवियस है वो। इस तरीके से सुंडा जल डमरू मध्य में जो है आपका क्राका टुआ है और जापान में फ्यूजियामा है और फिलीपींस में जो है मेयन है। ये सारे के सारे जो है आपके प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसी प्रकार से तीसरा प्रकार हो जाता है शांत ज्वालामुखी यानी कि एक्सटिंक्ट वोल्केनो। वैसी ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, इसको हम लोग जो है शांत जो है ज्वालामुखी का नाम दिए हुए हैं। और इसकी उदाहरण है कोह सुल्तान एवं देमवंद जो कि ईरान में पड़ता है। इसी प्रकार से म्यांमार का जो है पोपा, अफ्रीका का जो है किलिमंजारो और दक्षिण अमेरिका का जो है चिम्बराजो। कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भागों में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्नि वलय यानी कि फायर रिंग्स ऑफ द पैसिफिक भी कहा जाता है। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका एवं एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ये भी एक अपने आप में जो है खास बात है। गेसर यानी कि गीजर की बात करें तो बहुत से ज्वालामुखीय क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर यानी कि गीजर कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ओल्ड फेथफुल गेसर। ये यूएसए का जो है येलो स्टोन पार्क में है और इसमें प्रत्येक मिनट जो है उद्गार होता रहता है। इसके बाद है धुमारे यानी कि जो है आपका फ्यूमे रोल्स। तो फ्यूमेरोल्स का बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक हैं ये धुमारे। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है। अलास्का यानी कि यूएसए के कटमई पर्वत को हजारों धुआओं की घाटी यानी कि वैली ऑफ 10,000 स्मोक कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआरा भी जो है प्रसिद्ध है। इसके बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का। तो इसमें हमें ध्यान रखना है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटापॉक्सी जो कि 19,613 फीट ऊंचा है, ये इक्वाडोर में है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी जो है आपका ओजस डेल सालाडो है। वो एंडीज पर्वतमाला में जो है अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। अब हम बात करते हैं भूकंप के बारे में।
तो भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंप में जो है 3 तरह के कंपन उत्पन्न होते हैं, जिसमें से पहला टाइप का कंपन है प्राथमिक या फिर पी तरंग यानी कि पी वेव। ये तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग जो है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे ये तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर होता है। दूसरा है द्वितीय या फिर एस तरंगे यानी कि सेकेंडरी वेव्स। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। ये तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है और इसका औसत वेग जो है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सतही या एल तरंगों का बात करेंगे तो इन्हें धरातलीय जो है लंबी तरंगों के नाम से भी पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज एच डी लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव के नाम से पुकारा जाता है। इसका अन्य नाम भी है जैसे आर वेव यानी कि रे लाइट वेव्स। ये तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। ये ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यमों से होकर गुजर सकती है। इसकी चाल 1.5 टू 3 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं और भूकंपीय तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र के द्वारा जो है रेखांकित किया जाता है। इनसे इनके व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित तथ्य निकलते हैं। पहला, इस सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से बढ़ने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है, परंतु वहां पर कोई इनका उनका जो है कोई सॉरी वेग कम हो जाता है और गौण तरंगे द्रव पदार्थ में से नहीं गुजर सकती हैं। एल तरंगे जो हैं केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों से गुजरते समय ये तरंगे परावर्तित एवं अपवर्तित होती है। अब हम बात करते हैं केंद्र के बारे में। तो याद रखिएगा कि भूकंप के उद्गम यानी कि उद्भव स्थान को उसका केंद्र कहते हैं। भूकंप के केंद्र के निकट पी, एस और एल तीनों प्रकार की तरंगे पहुंचती है। पृथ्वी के भीतरी भागों में ये तरंगे अपना मार्ग बदलकर भीतर की ओर अवतल मार्ग पर यात्रा करती है। भूकंप केंद्र से धरातल के साथ 11,000 किलोमीटर की दूरी तक पी और एस तरंगे पहुंचती है। केंद्रीय भाग यानी कि कोर पर पहुंचने पर एस तरंगे लुप्त हो जाती है, पी तरंगे जो है अपवर्तित हो जाती है। इस कारण भूकंप के केंद्र से 11,000 किलोमीटर के बाद लगभग 5,000 किलोमीटर तक कोई भी तरंग नहीं पहुंचती। इस क्षेत्र को छाया क्षेत्र कहा जाता है। अधिकेंद्र की बात करें तो भूकंप केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र पर सबसे पहले जो है पी तरंगे पहुंचती हैं। अंतः सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में सुनामी कहा जाता है। जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंप तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें भूकंप लेखी लेखी या फिर जो है सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसके 3 स्केल हैं: रॉसी फेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिक्टर स्केल। अब इसके बाद हम बात करते हैं रिक्टर स्केल के बारे में। तो याद रखिएगा कि भूकंप की तीव्रता या ऊर्जा मापने वाली रिक्टर स्केल का विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर द्वारा 1935 ईस्वी में की गई थी। ये एक लघुगणकीय पैमाना है जिसका पाठ्यांक 1 से लेकर 9 तक होता है। रिक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में 10 गुना अधिक तीव्रता रखता है। इस स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है, जबकि 6.2 की तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न स्थल आकृतियों के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रोपोग्राफी के बारे में। निर्माण के आधार पर स्थल आकृतियां 3 प्रकार की होती हैं: पर्वत, पठार और मैदान। पर्वत के बारे में बात करें तो उत्पत्ति के अनुसार पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्लॉक पर्वत यानी कि जो है ब्लॉक माउंटेन। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे प्रतीत होते हैं तो ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं ये।
बीच में धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। इन पर्वतों के शीर्ष समतल और किनारे जो है तीव्र भ्रंश कगारों के से जो है सीमित होते हैं। इस प्रकार के पर्वत के उदाहरण हो जाएंगे वेस्टजेस, यानी कि वॉसजेस। वॉसजेस जो है फ्रांस में है। इसी प्रकार से जर्मनी का जो है ब्लैक फॉरेस्ट और पाकिस्तान का जो है सॉल्ट रेंज। तो पर्वत निर्माण के अलग अलग सिद्धांत दिए गए हैं और किस सिद्धांत को किसने दिया है ये भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। याद रखिएगा कि भू संतति सिद्धांत जो है भूगोलवेत्ता कुबर के द्वारा दिया गया है। तापीय संकुचन सिद्धांत जो है जेफ्रीज ने दिया है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत जो है डेली ने दिया हुआ है। और महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वेगनर ने दिया है। संवहन तरंग सिद्धांत होम्स ने दिया है। रेडियो एक्टिविटी सिद्धांत जो है जूली ने दिया है। और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जो है हैरी हेस ने दिया है। इसमें एक और बात याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग टोरंटो विश्वविद्यालय के टूजो विल्सन ने 1965 में किया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय डब्ल्यू जे मॉर्गन को दिया जाता है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर की बेसिन से होती हुई जेम्बाजी नदी तक 4800 किलोमीटर लंबी है। अब आइए जानते हैं दूसरे प्रकार का पर्वत, वो है आपका अवशिष्ट पर्वत यानी कि रेजिडुअल माउंटेन। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल एवं सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियां, ये सभी भारत में है। इसी प्रकार से स्पेन के जो है सियरा, इसी तरीके से जो है अमेरिका का गैसा एवं बूटे। फिर तीसरे प्रकार के पर्वत का बात करें तो वो है संचित पर्वत यानी कि जो है एक्यूमुलेटेड माउंटेन। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा के एक स्थान पर जमा होते रहने के कारण बनने वाला पर्वत संचित पर्वत कहलाता है। रेगिस्तान में बनने वाले बालू के स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बाद चौथे प्रकार का और लास्ट प्रकार का जो है पर्वत, वो है आपका वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत हैं जिन पर असंख्य नतीजा और अभिनतियां होती हैं, जैसे हिमालय हो गया, आल्प्स हो गया, यूराल है, रॉकी है, एंडीज है। याद रखिएगा कि विश्व के विशाल वलित पर्वतों की रचना आज से लगभग 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर स्थित है। विश्व के सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, 8848 मीटर ऊंचा। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो 5895 मीटर जो कि ऊंचा है, वो तंजानिया में अवस्थित है। इसी प्रकार याद रखेंगे कि वलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट विवर्तनिक की जो है संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय में टेथिस सागर नाम का एक विशाल भू अभिनति अथवा भू द्रोणी था। दक्षिण पठार के उत्तर की ओर विस्थापन के कारण टेथिस सागर में बल पड़ गए और वो ऊपर उठ गया, जिससे संसार की सबसे ऊंची पर्वत जो है हिमालय का निर्माण हुआ। भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में जो है गिना जाता है। इसकी ऊंचाई इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट गुरु शिखर है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है। कुछ विद्वान अरावली पर्वतों को अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण मानते हैं। अब दूसरा हम बात कर लेते हैं स्थलाकृति के टाइप का, वो है आपका पठार यानी कि प्लेट्यू। धरातल का विशिष्ट स्थल रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है तथा शीर्ष भाग चौड़ा और सपाट होता है, इसी को हम लोग जो है पठार कहते हैं। सामान्यतः पठार की ऊंचाई जो है 300 से 500 फीट ऊंची होती है। कुछ अधिक ऊंचाई वाला पठार है तिब्बत का पठार जो कि 16,000 फीट ऊंचा है। इसी प्रकार से बोलिविया का पठार जो कि 12,000 फीट ऊंचा है। और कोलंबिया का जो है पठार जो कि 7800 फीट ऊंचा है। पठार निम्न प्रकार के होते हैं। पहला,
अंतर पर्वतीय पठार, पर्वतमालाओं के बीच बने पठार को जो है अंतर पर्वतीय पठार कहा जाता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है पर्वत पदीय पठार। तो पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को हम लोग पर्वत पदीय पठार कहते हैं। और तीसरा प्रकार होता है महाद्वीपीय पठार। तो जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर आते हैं, तब ऐसे पठार बनते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दक्षिण का पठार। नेक्स्ट है तटीय पठार। तो समुद्र के तटीय भाग में स्थित पठार को हम लोग जो है तटीय पठार कहते हैं। इसी प्रकार से पांचवा प्रकार होता है पठार का गुंबदाकार पठार। चलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार जो है ये गुंबदाकार पठार कहलाते हैं। जैसे भारत का जो है रामगढ़ गुंबद हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का स्थल आकृति जो कि है मैदान। मैदान की बात करें तो याद रखिए कि 500 फीट से कम ऊंचाई वाले भूपृष्ठ के समतल भाग को मैदान कहते हैं। मैदान अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे एक हो जाएगा अपर्दनात्मक मैदान। तो नदी, हिमानी, पवन जैसी शक्तियों के अपर्दन से इस प्रकार के मैदान बनते हैं जो निम्न है। पहला है लाओस मैदान। हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित होता है लाओस मैदान। कार्स्ट मैदान की बात करें तो चूने पत्थर की चट्टानों के घुलने से ये मैदान बनता है। और समप्राप्य मैदान की बात करें तो समुद्र तल के निकट स्थित मैदान जिनका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है संप्रदाय जो है मैदान कहलाता है। ग्लेशियर मैदान की बात करें तो हिम के जमाव के कारण निर्मित दलदली मैदान जहां केवल वन ही पाए जाते हैं ग्लेशियर मैदान कहलाता है। और रेगिस्तानी मैदान की बात करें तो वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के मैदान जो कि है निक्षेपात्मक मैदान। तो जब नदी सॉरी हम ऐसे कह सकते हैं कि नदी निक्षेप द्वारा बड़े बड़े मैदानों का निर्माण होता है और यही मैदान जो है निक्षेपात्मक मैदान होते हैं, जिसमें गंगा, सतलज, मिसिसिपी और वांगहो के मैदान प्रमुख हैं। इस प्रकार के मैदानों को जलोढ़ का मैदान, डेल्टा का मैदान जो है भी कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भिन्न भिन्न कारकों द्वारा निर्मित स्थलाकृति। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति। तो उत्सुत कुआं यानी कि आर्टिसन वेल, गीजर, घोल रंध्र, डोलाइन, कार्स्ट झील, युवाला, पोलिये, कंदरा, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, लैपिज, ये सारे जो हैं भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। याद रखिएगा कि सर्वाधिक उत्सुत कुआं ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। दूसरा है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति जिसमें कि सर्फ, वेला, चली, तंगरिका, पुलिन, हुक, लूप, टोम्बोलोगो, टोम्बोलो जो है आपका आता है। तीसरे प्रकार के स्थलाकृति में आ जाते हैं हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति जैसे सर्फ, टर्न, टार्न और अरेट, हॉर्न, नुनाटक, फियोर्ड, ड्रमलिन, केम, एस्कर। एक बात याद रखिएगा कि ड्रमलिन मुख्य रूप से समूह में मिलते हैं, इसी कारण ऐसी स्थलाकृतियों को अंडे की टोकरी की स्थलाकृति भी कहा जाता है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में ज्यूगेन, यार्डंग, इंसेलबर्ग, छत्रक, प्लेया, लैगून, खरखान सॉरी बरखान, लोएस, पेडिप्लेन इत्यादि आते हैं। इसी प्रकार से समुद्री तरंग द्वारा निर्मित स्थलाकृति में समुद्री भृगु, भुजिह्वा, लैगून झील, रिया तट यानी कि पश्चिमी भाग का सॉरी भारत का जो है पश्चिमी तट, और एस्टेक और जो है डालमेशियन जो कि यूगोस्लाविया का तट है ये हो जाएगा। भी आकृति की घाटी नदी से बनती है। गॉर्ज का निर्माण जो है नदी की युवा अवस्था में होता है। नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है लटकती हुई घाटियां यू आकार की घाटी एवं मोरेन हिमानी क्षेत्र में बनते हैं। यू आकार की घाटी के तल चौड़े और किनारे जो है चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। जल निर्गम छिद्र और काष्ठ मैदान चूना क्षेत्र की स्थलाकृति में पाए जाते हैं।
मरु टिब्बा का बात करेंगे, सैंड ड्यून्स का, तो हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों को कहते हैं। इसके निर्माण के लिए अवरोध का होना आवश्यक है। नौ चंद्राकार टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकली हुई होती है, बरखान कहलाते हैं। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है, इन्हें फियोर्ड कहा जाता है। सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली, सीधी और अवतल होती है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी सर्क को सर्क झील या टार्न झील कहते हैं। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। आल्पस पर्वत की चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के अपर शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारें तंग हो जाती हैं और इनका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है, जिन्हें अरेत यानी कि तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इन पर चढ़ना असंभव होता है। अब हम बात करेंगे सागरीय जल तरंग द्वारा निर्मित तट रेखा के प्रकारों के बारे में। पहला है पियर्ड तट। किसी हिमानीकृत उच्च भूमि के सागरीय जल के नीचे धंस जाने से पियर्ड तट का निर्माण होता है। इनके किनारे खड़ी दीवार के समान होते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे का तट पियर्ड तट का उदाहरण हो जाता है। रिया तट का बात करें तो नदियों द्वारा अपरदित उच्च भूमि के धंस जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसकी गहराई समुद्र की ओर क्रमशः बढ़ती जाती है। प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग रिया तट का उदाहरण हो जाता है। हैफा तट का बात करेंगे तो सागरीय तटीय भाग में किसी निम्न भूमि के डूब जाने से निर्मित तट को हैफा तट कहते हैं। इस पर रोधिकाओं की समांतर श्रृंखला मिलती है, जिससे सागरीय तट घिरकर लैगून झीलों का निर्माण करता है। यूरोप का बाल्टिक तट हैफा तट का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है डॉल्मेशियन तट। तो समानांतर पर्वतीय कटकों वाले तटों के धसाव से डॉल्मेशियन तट का निर्माण होता है। युगोस्लाविया का डॉल्मेशियन तट इसका अच्छा उदाहरण हो जाता है। निर्गम समुद्र तट का बात करें तो स्थल खंड के ऊपर उठने या समुद्री जलस्तर के नीचे गिरने से निर्गत समुद्र तट का निर्माण होता है। इस प्रकार के तट पर स्पीट, लैगून, पुलिन, क्लिफ, मेहराब मिलते हैं। भारत में गुजरात का काठियावाड़ तट निर्गत समुद्र तट का उदाहरण है। अब इसके बाद हम बात करेंगे वनों के बारे में। तो वन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस प्रकार का वन विश्व रेखीय प्रदेश और उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में मिलते हैं, जहां पर कि 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियां जो है चौड़ी होती है। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में ही पाया जाता है। उष्ण कटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन का बात करेंगे तो 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाला ये वन होता है, जिसमें कि सौल, सागवान, बांस आदि इसी वन में देखने को मिलते हैं। विषुवत रेखीय वन की बात करें तो इन वनों में वृक्ष और झाड़ियों का मिश्रण होता है। जैतून, कॉर्क, ओक यहाँ पर जो है मुख्य वृक्ष है। नेक्स्ट है टैगा वन। तो ये सदाबहार वन है। इस वन के वृक्ष की पत्तियां नुकीली होती है। टुंड्रा वन की बात करें तो ये बर्फ से ढका रहता है। गर्मी में यहाँ मॉस और लाइकेन उगते हैं। पर्वतीय वन का बात करेंगे तो ये चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर। अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग घास के मैदान के बारे में। तो याद रखिए घास भूमियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक है उष्ण कटिबंधीय घास भूमि। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे अफ्रीका का सवाना, ब्राजील का जो है कम्बोज और वेनेजुएला व कोलंबिया का लानोस। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि की बात करें तो इसे निम्न नाम से जाना जाता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के अंदर में प्रेयरी, अर्जेंटीना का जो है पंपास, दक्षिण अफ्रीका का विल्ड, ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स, और एशिया यूक्रेन रूस चीन मंचूरिया प्रदेश का जो है स्टेप। तो ये दो प्रकार के जो है घास भूमियां हो जाएंगी। तो यहीं पर जो है इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।